हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर हम कर रहे हैं पेडागोजी की क्लास सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिए। चलिए देर न करते हुए आते हैं हम पेडागोजी के पहले क्वेश्चन पर। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है। यहाँ पर बात हो रही है विकास के शीर्षगामी सिद्धांत की। तो शीर्ष का मतलब होता है सिर, शीर्ष का अर्थ होता है सिर, अर्थात सबसे ऊपर की बात होती है, शीर्ष की ही बात हो रही है। ऑप्शंस देख लेते हैं। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, सभी व्यक्तियों में समान दर से होता है, प्राकृतिक और वातावरण की मिश्रित क्रिया का परिणाम है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बात शीर्ष की हो रही है, अर्थात जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है सिर, विकास सिर से पैर की ओर होता है। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 2 में देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा आनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। तो हमें बताना है कि कौन सा कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। और बात हो रही है यहाँ पर आनुवांशिक कारक की, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। सामाजिक नीतियाँ, तो ये आनुवांशिकता में नहीं आती हैं, ये गलत हो जाएगा। बी में शैक्षिक नीतियाँ, ये संस्थागत हैं, ये नहीं हो जाएगा। जैविक परिपक्वता और सांस्कृतिक प्रथाएं, तो ये भी समाज से जुड़ी हुई हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट और सुटेबल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जैविक परिपक्वताएं। जो बच्चे में परिपक्वता आती है, एक बच्चे के अंदर जो परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, आनुवांशिक कारक होती हैं जो जीन पर डिपेंड करते हैं, अर्थात फैमिली में जैसे चली आ रही हैं चीज़ें उस पर डिपेंड करते हैं, उसको आनुवांशिक कारण बोलते हैं। चलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 3 में देख लेते हैं क्या दिया है यहाँ पर। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। बात यहाँ पर हो रही है सबसे छोटे बच्चों की, बहुत छोटे बच्चे, तो उनके लिए प्राथमिक संस्था कौन सी होगी समाजीकरण की। उनका समाजीकरण कहाँ पर होता है, किताबों से। छोटे बच्चे किताबें नहीं पढ़ते हैं, सिनेमा भी नहीं देखते हैं, माता पिता का कार्यस्थल को उन्हें पता नहीं होता है कि उनके माता पिता कहाँ पर कार्य करते हैं, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो सबसे सुटेबल और राइट आंसर बैठता है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, परिवार। जी हाँ, परिवार ही बच्चा सबसे पहले अपना देखता है जब बच्चा जन्म लेता है। यहाँ छोटे ही बच्चे की बात हो रही है, तो सबसे पहले जो समाजीकरण बच्चे का शुरू होता है वो परिवार से होता है, माता पिता से होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 4 में देख लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। मतलब बच्चे मूर्त रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं, ये बात हो रही है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिए हैं। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। संवेदीगामक की अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक की होती है 2 से कितनी होती है 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक की होती है 7 से 11, और जो औपचारिक अवस्था होती है वो 11 से 13, अर्थात 13 भी बोल सकते हैं, उससे ऊपर 15 भी जा सकती है, किशोर अवस्था अर्थात। तो यहाँ पर सबसे बच्चा जो जल्दी सीखना सीखता है तो वो एक एज होती है उसकी। और यहाँ बात हो रही है कौन सी, मूर्त समस्याओं की। तो बच्चा ये सब चीज़ें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही सोचता है। आप एज से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, 7 से 11 साल का बच्चा ही सोचना शुरू कर देता है। उससे छोटे बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है कि चीज़ों को देखे और मूर्त रूप से देखकर उनके बारे में, समस्याओं के बारे में देखकर कुछ सोच सके। मूर्त का अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को देखकर या किसी समस्या को देखकर उसके बारे में सोचना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 5 में देख लेते हैं क्या दिया है। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों का समायोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन, पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है। ये सब चीज़ें कर रहा है बच्चा, पुनर्संयोजित कर रहा है, पुनर्व्यवस्था कर रहा है, तो ये कौन सी प्रणाली कहलाती है ये बताना है। असंतुलीकरण, अगर पुनर्व्यवस्थित कर रहा है तो व्यवस्था कर रहा है, क्रम में लगा रहा है, तो असंतुलीकरण तो नहीं होगा। बी में दिया है संकल्पना। संकल्पना सोचना, किसी के बारे में कल्पना करना, तो ये कल्पना नहीं हो रही है, ये रोंग हो जाएगा। संगठन या मिथ्य धारणा, तो मिथ्य धारणा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई भी गलत बात नहीं, कोई धारणा नहीं चल। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगठन, अर्थात जोड़ना, किसी चीज़ को ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है हो जाएगा सी। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 6 में देख लेते हैं क्या दिया है।
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमें बताना है चिंतन और विकास अधिगम के किस विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर दिया है पुरस्कार और दंड, बी में दिया है सांस्कृतिक उपकरण, सी में दिया है समान योग्यता समूह निर्माण, और ऑप्शन डी में दिया है अग्रिम आयोजक लेव। तो यहाँ पर जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर चिंतन की बात हो रही है और क्या हो रही है, अधिगम की बात हो रही है, चिंतन अधिगम की। तो ये हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 7 में देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका क्या कर रही है, बच्चे को अगर कोई विद्यार्थी क्वेश्चन कर रहा है और वह उसमें कोई समस्या फेस कर रहा है, उसको कोई समस्या आ रही है और उसको समाधान खोजने में उसको दिक्कत हो रही है, और टीचर क्या कर रही है, उसकी हेल्प कर रही है, थोड़े निर्देश दे रही है, थोड़ा उसकी मदद कर रही है, क्वेश्चन को सरल कर रही है। तो यहाँ पर क्या कर रही है वह, राइट आंसर देख लेते हैं क्या दिए हैं ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर, पाढ़, परिपक्वता, अनुरूपक या समाजीकरण। तो समाजीकरण नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। और यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पाढ़। इसको बोलते हैं हम पाढ़। अगर क्वेश्चन को सरल कर रही है अध्यापिका और उसकी भाषा सरल कर रही है, निर्देश दे रही है, बच्चे की मदद कर रही है, तो उसको पाढ़ बोला जाता है। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 8। बात हो रही है यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग की। क्वेश्चन नंबर है 8। लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी। तो किस विषय की जांच की थी वो देख लेना है। प्रशंसा और संवेगों का प्रभाव, इसकी जांच की थी। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की है। नैतिक तर्क की बात की है, नैतिक तर्क के विकास की बात की है। ऑप्शन नंबर डी संवेगात्मक विकास का क्रम की बात की है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सभी को पता है जो मनोवैज्ञानिक थे लॉरेंस कोलबर्ग, उन्होंने नैतिकता की बात की थी, नैतिक विकास की बात की है, बच्चे के नैतिक क्षेत्र की बात की है। तो यहाँ पर नैतिक तर्क का विकास राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में दिया है एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए। बात हो रही है कि अध्यापिका को अपने विद्यार्थी के किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए। निष्क्रिय नकल करने के लिए, या यहाँ पर क्या बात हो रही है, कंठस्थ स्मरण की बात हो रही है, कंठस्थ स्मरण के लिए, ज्ञान निर्माण के लिए, उच्च प्रतिस्पर्धा के लिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, एक टीचर को जो है बच्चों को अपने ज्ञान निर्माण के लिए बढ़ावा देना चाहिए, उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं इसी के साथ 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं। बुद्धि के समकालीन संप्रदायों के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे अक्सर होते हैं, क्या होते हैं, वैध, विश्वसनीय, सांस्कृतिक रूप से पूर्वग्रहित या व्यापक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। सांस्कृतिक रूप से पूर्वग्रहित होते हैं बुद्धि परीक्षण, इसलिए वे अक्सर सही नहीं होते हैं। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 11। भाषा और विचार क्या है। कई महत्वपूर्ण रूपों से क्या होता है, कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। सी किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये बात तो गलत हो जाएगी, विकास को प्रभावित करते हैं। और यहाँ पर है एक स्थिर और एक रूप से ही अंतःक्रिया करते हैं, केवल एक ही रूप में अंतःक्रिया होती है और एक स्थिर रूप में अंतःक्रिया होती है। तो ये बात गलत हो जाएगी। चलिए आते हैं राइट आंसर पर। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं। भाषा और विचार जो होते हैं कई महत्वपूर्ण रूप से अंतःक्रिया करते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में बात हो रही है लगभग किस उम्र के आसपास बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, जेंडर की समझ उनमें विकसित हो जाती है। बात हो रही है ये भूमिका की जो प्रारंभिक समझ होती है बच्चों में वो किस उम्र में हो जाती है, उन्हें पता लग जाता है कि ये लड़का है ये लड़कियां है। तो ये बात होती है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 4 वर्ष, 10, 14 और 18। तो यहाँ पर जो राइट बात आएगी निकल कर वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। 4 साल का जो बच्चा होता है वह जेंडर समझने लगता है, उसको जेंडर की समझ बन जाती है 4 साल की उम्र में। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए। अगर कक्षा में क्या करना है, समावेशन बढ़ाना है, एक पिछड़े वर्ग के बच्चे को भी सामान्य वर्ग के बच्चे के साथ लाकर पढ़ाना है, तो कक्षा में कैसा वातावरण पैदा करना होगा टीचर को। विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करे। बी रूढ़िवादिता का नामीकरण को बढ़ावा दे। योग्यताओं के बारे में स्वत्व धारणा को पोषित करे। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाए। ये बात गलत है, योग्यता की बात यहाँ पर नहीं करनी है, रूढ़िवादिताओं का नामीकरण नहीं करना है, उन्हें बढ़ावा नहीं देना है। और यहाँ पर बात करनी है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बात हो जाती है विविधता
के प्रति प्रतिग्रहण को क्या करे, पोषित करे। जो विविध स्तर से बच्चे आ रहे हैं, विविध क्षेत्र से बच्चे आ रहे हैं, कोई सामान्य है, कोई पिछड़े वर्ग का है, तो उन सबको क्या करे, समावेशित करे, एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 14। मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए। मूल्यांकन को हम अधिगम के मूल्यांकन के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शंस देख लेते हैं। मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में यूज़ करें, उसका प्रयोग करें, या मुख्यतः आधा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मूल्यांकन करें, सत्र के अंत में ही मूल्यांकन करें, सत्र के शुरू में मूल्यांकन करें। शुरू में नहीं कर सकते हैं, अंत में करेंगे तो क्या उसका बेनिफिट मिलेगा, और आधे सत्र में करके भी क्या बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। मूल्यांकन जो है एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में हम करते रहें, समय समय पर हम निरंतर मूल्यांकन को करते रहेंगे, तो इससे अधिगम के लिए मूल्यांकन के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 15। 15 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थी में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने में क्या है, मददगार है। आलोचनात्मक चिंतन की बात हो रही है, यहाँ पर बढ़ाने में मदद मिल रही है, तो किससे मिलेगी। a+b के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, इसको खोलकर बताना। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, ये बात करना। या हम किस तरह के भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं, इसके बारे में बात करना। ऑप्शन डी में देख लेते हैं, बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, इस बारे में बात हो रही है यहाँ पर। आलोचनात्मक चिंतन, तो बच्चा आलोचनात्मक चिंतन कब करेगा, जब किसी के बारे में अपने विचार प्रकट करेगा, अपनी बात करेगा। तो यहाँ पर जो राइट और सुटेबल आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं, यहाँ पर बच्चा आलोचना करेगा, अपने विचार रखेगा, अपने मत को प्रस्तुत करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। वन में दिया हुआ है 6 + 0.6 + 0.06 + 0.006। हमें यहाँ पर बताना है कि संख्या में क्या जोड़ा जाए कि 7 प्राप्त हो जाए, 7 प्राप्त हो जाए। तो हमें 7 प्राप्त हो, हम क्या जोड़ें, तो हमें जो संख्या दी हुई है हम उसको लिख लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं 6, और 6 में देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक लिखे हुए हैं, 1 2 3 अंक लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर पॉइंट लगाकर उतने ही हम 0 ऐड कर देंगे। 6.30, ये वाला जो 6 दिया है पूर्ण अंक, उसके बाद हम पॉइंट लगाकर उतने 0 लिख देते हैं। फिर जो दशमलव के बाद संख्याएँ लिखी हुई हैं उनको लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 0.6, फिर दूसरे में दिया हुआ है 0.06, फिर तीसरे में दिया हुआ है 0.006। ठीक है, अब इन तीनों को हम, इन सब जो डिजिट दिए इनको ऐड करते हैं। 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6, फिर से 6 में 0 ऐड करते हैं 6, फिर से 6 में 0 ऐड करते हैं तो 6, पॉइंट जहाँ पर है वहीं आ जाएगा। फिर यहाँ पर दिया हुआ पूर्ण अंक जो है वो है 6, ये हमारा मिला हुआ है ऐड करने के बाद। अब क्या करना है, 7 प्राप्त हो जाए, संख्या 7 प्राप्त हो, उसके लिए हमें क्या करना है, 7 प्राप्त हो तो जो 7 दी हुई है हमें 7 से ये माइनस कर देना है जो दिया हुआ। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, पूर्ण अंक के नीचे पूर्ण अंक लिख देते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 0 लगे हुए हैं, तो यहाँ पर नीचे क्या है, 6 आए हैं, 6 6 और 6, ये आ जाएगा। ठीक है, ऊपर पॉइंट लगाएंगे और 7 के बाद कितने यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे, जितने दशमलव के बाद अंक हैं। यहाँ पर 3 अंक है तो यहाँ पर 1 2 और 3। अब इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ नहीं माइनस होगा तो यहाँ से कैरी ले लेते हैं 1, यहाँ से खांसी लेते हैं तो क्या हो जाएगा 10, 10 से 6 माइनस होते हैं तो कितने जाएंगे 4। यहाँ पर कितना बचता है 9, 9 से 6 जाएंगे 3। यहाँ पर कितना बचता है 9, 9 से 6 जाएंगे 3। हमारे पास क्या संख्या प्राप्त हुई, ये 334, और यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो हमें जो संख्या प्राप्त हुई वो ये हुई। अब अगर हम इसमें कौन सी संख्या में बराबर, जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.334। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो है हमारा 334। बहुत सिंपल सवाल है। अगर हम 6.666 में 0.334 को ऐड करते हैं तो हमें ये 7 प्राप्त हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 60 है, अगली 2 संख्याएं भी जोड़ें, तब योगफल क्या होगा। अगर 5 क्रमागत संख्या में 2 और अगली संख्या जोड़ देते हैं तो क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं 90 है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 94, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 96, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 98। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। 5 क्रमागत, तो हमें क्या करना है, माना, हमें संख्या पता नहीं है तो मान ही लेते हैं। माना 5 क्रमागत सम संख्या कितनी होंगी, 5 क्रमागत सम संख्याएं। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं क्या होती हैं। यहाँ हो जाएंगी क्रम से x हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x + 2, x + 4,
एक्स प्लस 6 और आखिरी क्या हो जाएगी एक्स प्लस 8। ये हमारी 5 क्रमागत सम संख्याएं हो गई हैं। अब क्या करना है, इनका योगफल हमें करना है, तो योगफल कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सब में प्लस लगाकर लिख देंगे। प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस कितना एक्स प्लस 6 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा कितना एक्स प्लस 8 बराबर कितना आ जाएगा ये, अगर इसको ऐड करते हैं तो बराबर दिया है योगफल 60 है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। एक्स के जो पद हैं उनको काउंट कर लेते हैं। 1x 2x 3x 4x 5x। यहाँ पर x कितने हो गए हैं 5x प्लस अब जो नंबर दिए हैं उनको ऐड कर लेते हैं। 2 4 कितने होता है 6 और 6 कितने हो जाते हैं यहाँ पर 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20। तो ये हो जाएगा 20 इजिकल टू कितना आ जाएगा 60 इजिकल टू आ जाएगा 60। अभी क्या करना है, जो x वाला पोर्शन है उसको हम यहीं पर रहने देते हैं और इजिकल टू कितना करते हैं 60, और जो बराबर से संख्या दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो वो हो जाती है माइनस में। यहाँ पर प्लस में 20 थे, यहाँ पे माइनस में हो जाएंगे। तो 5x इजिकल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस 20 कितना हो गया 40, और x इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 40/5, और 5 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितनी टाइम जाएगा ये 5 8 जा 40। तो x इजिकल टू कितना आ गया यहाँ, x इजिकल टू आ गया हमारा 8। तो जो x की वैल्यू हमने माना हुई थी वो हो गई है 8। तो हमारे पास जो सम संख्या है वो 8 है। अब हमें क्या करना है, इसमें ये पूछ रहे हैं दो संख्याएं बताइए जो आगे जोड़ी जाए। तो हमें पता लग गया है कि ये संख्या 8 है। हम पहले इसका वो बना लेते हैं, जो श्रृंखला बनती है वो कैसे बनती है तो देख लेते हैं। आगे की संख्याएं देख लेते हैं। पहली संख्या हो जाएगी 8, ठीक है। दूसरी में x प्लस 2, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 हो जाएगा 10। नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, x की वैल्यू है 8 और यहाँ पर है 4, तो कितनी हो जाएगी 8 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 12। और यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14। यहाँ पर आपको दिख भी रही है सम संख्या है और क्रमागत है, तो 2 2 अंक बढ़ते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट संख्या हमारी क्या आ जाएगी 16। और कह रहे हैं कि अगर 2 सम संख्याओं को और इसमें ऐड करते हैं तब हमारा नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएंगी 16 में अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और फिर 2 ऐड करते हैं तो 20। जो हमें संख्याएँ मिली हैं वो ये मिली हैं। तो जो आगे की जो 2 संख्याएँ मिली हैं वो अगर हम दिए हुए सम जो 60 दिया है योगफल में जोड़ते हैं तो नई संख्या क्या प्राप्त होगी। योगफल में जोड़ने पर कितना हो जाएगा, योगफल है 60 प्लस कितना 18 प्लस कितना हो जाएगा 20 इजिकल टू कितना आ जाएगा। तो जो नई संख्या आती है वो क्या आ जाती है हमारे पास, नई संख्या प्राप्त होती है क्या, इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 60 18 और प्लस 20 बराबर ये हो जाएगा 98। तो हमारे पास जो संख्या प्राप्त हो जाती है वो हो जाती है 98। चलिए इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं। स्केल पेंसिल रबड़ की क्या पैकेट है 3 6 10 और 12, और एक पैकेट में कितना है, एक पैकेट में 6 रबड़ है, 6 स्केल हैं, 10 पेंसिल है और 12 रबड़ है। पैकेटों में संख्या दी हुई है, कितने कितने सामान दिए हुए हैं। तीनों वस्तुएं समान संख्या में लेनी हो तब कितने पैकेट क्रम से खरीदने होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लीजिए कितने पैकेट खरीदने होंगे। चलिए आते हैं सॉल्यूशन पर। एक पैकेट में कितने हैं, दी गई पैकेटों की संख्या लिख लेते हैं पहले कितनी है। बस दी गई वस्तुएं कितनी हैं, दी गई वस्तुएं हैं यहाँ पर क्रम से कितनी 6 10 और 12। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लेते हैं इसमें कॉमन नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन लेने के लिए हम करते हैं इसका एलसीएम। और ये किससे डिवाइड हो जाएगा, कॉमन नंबर देख लीजिए जाएगा 2 से हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और यहाँ हो जाएगा 2 6 जा 12। फिर 2 से हो जाएगा वो एक बार और 3 ऐसे का ऐसे ही नोट करेंगे, 5 ऐसे ही नोट करेंगे और 2 3 जा हो जाएगा 6। अब यहाँ पर ये 2 से नहीं होगा, अब नया नंबर आता है 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 5 ऐसे ही रहेगा और 3 1 जा 3। अब 5 से करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 1 1 और 1। तब तक करते हैं एलसीएम में डिवाइड जब तक कि यहाँ पर 1 1 नहीं आ जाता। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं हमें एलसीएम क्या मिला है इसका। 2 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई कितना 5, तो कितना हो जाएगा ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना होता है, ये हो जाएगा यहाँ पर 60। तो जो हमें एलसीएम चाहिए था वो कितना आया है, एलसीएम आया है यहाँ पर 60, ठीक है। तो जो कॉमन नंबर है तीनों संख्याएं जिसकी गुणज है तो वो किसकी है 60 की है। 60 तीनों संख्याओं का कॉमन नंबर है, इसका गुणनखंड है, ठीक। अब क्या करना है हमें, तो हमें पैकेटों की संख्या बतानी है क्रम से। तो हम क्या करते हैं, जो संख्याएं दी हैं क्या लिख लेते हैं, संख्या लिख लेते हैं पहले 6 10 और 12। हम क्या करें, जो ये 60 बन जाए संख्याएं, ठीक है, बराबर 60 कर ले। हम इसको कैसे करेंगे, तो अगर हमें 6 को 60 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 मल्टीप्लाई कितना करते हैं हम 10, तभी तो 60 आएगा। ऐसे कर लीजिए
या मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6 10 जा 60 हो जाएगा, या इसको ऐसे कर लीजिए आप, पहले इस संख्या से करके देख लीजिए 60, y कितना 6 बराबर आ जाएगा 6 10 जा 60। तो पहला अंक 60 आ गया। हम दूसरा करते हैं, यहाँ पर कितना करते हैं 60/10, तो दूसरा अंक आ जाएगा 6 बराबर कितना आ गया 6। तीसरा अंक हम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 5 जो कितने होते हैं 60 होते हैं, तो ये वाला अंक आएगा कितना 5। तो जो हमारे पास नंबर आया वो क्या आया, जो संख्या हमें चाहिए थी वो क्या आ गई क्रम से 10 6 और 5, ये हमें संख्या मिल गई है और यही जो है इसका आंसर है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर हो गया वो क्या हो गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसका। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट है सी, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं, रीना की माँ ने उसे 300 रुपये दिए। रीना ने 1/4 अपने भाई को और बची राशि से 1/3 बहन को दे दिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो जो उसकी माँ ने पैसे दिए थे, दिए पैसे कितने हैं, माँ ने दिए कितने दिए हैं, नोट कर लेते हैं यहाँ पर। माँ ने दिए हैं उसको बराबर 300 रुपये। ठीक है, वो क्या करती है, और उसने भाई को कितने दिए, रीना ने दिए भाई को ना, रीना ने दिए किसको, भाई को। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, जो भाई को हिस्सा दिया है वो कितना दिया है बराबर 300, और उसका कितना कर दिया उसने अपने भाई को, उसने दे दिया है 1/4। तो यहाँ पर कर देंगे 1/4, और इसका 1/4 करते हैं तो हम क्या आएगा यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा ये 4 7 28, और यहाँ पर कितना बचता है 2 4 5 हो जाएगा 20। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो ये आ जाएगा इतने रुपए रीना ने अपने भाई को दिए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि शेष बची राशि, जो राशि बची है, तो पहले थे कितने, शेष राशि देख लेते हैं यहाँ पर। शेष बची राशि बराबर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 300 और माइनस कितना 75। तो इससे 75 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारा 225। ठीक है, ये रुपए बच गए उसके पास अब। और इसी राशि से उसने क्या किया, अब अपनी बहन को दिए, बहन को दिए। तो बहन को कितने दिए हैं वो देख लेते हैं। बहन को दिए बराबर कितने 225, और उसका कितना दिया 1/3 हिस्सा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1/3 से। अब 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 7 21, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 15, 3 5 15। तो 75 रुपये ही उसने अपनी बहन को दिए। ठीक है, अब क्या बचा उसके पास, अब देखते हैं रीना के पास पैसे बचे पैसे। तो ये रीना के पास वाले पैसे बताने कितने हैं, रीना के पास बचे, तो रीना के पास कितने बचते हैं, तो बताइए कैसे करेंगे इसको। तो ये कर देंगे, जो हमारे पास लास्ट में धनराशि थी वो देख लेते हैं कितनी थी 225, और माइनस कितना हो जाएगा 75 इजिकल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, इससे इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 150। इतने रुपए रीना के पास बचते हैं और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी राइट है, बी इज़ द राइट आंसर। बहुत ईजी सिंपल सवाल आते हैं क्वेश्चन में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ दिया है कौन सा सत्य है, 3 समकोण बराबर 300 डिग्री होते हैं, 3.5 समकोण बराबर 315 डिग्री होता है, 2 समकोण बराबर 190 होता है, या 2.5 समकोण बराबर 215 डिग्री होता है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, करते हैं सोल्व। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण आपको पता है कैसे होता है, ये होता है समकोण, और ये जो एंगल होता है ये होता है कितने का 90 डिग्री का। तो एक समकोण बराबर कितना होता है, एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम इसको 90 डिग्री को लेकर सोल्व करेंगे। पहले कह रहे हैं 3 समकोण बराबर 300, तो पहले ऑप्शन से हम इसको सोल्व करते हैं। पहला वाला पार्ट 3 समकोण बराबर 300, तो मतलब कितना हुआ 3 गुणा, और समकोण की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 90, तो 90 रख देंगे यहाँ पर, और देख लेते हैं कितना आता है। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 300 और 3 9 जब 27, तो ये जो आएगा 270 डिग्री। और ये कह रहे हैं कि 300 आना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा गलत। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 3.5 समकोण। 3.5 समकोण का मतलब कितना होता है, तो इसका हम क्या कर लेते हैं, इसका हम मिक्स ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 3 सही 1/2, तो इसका मिक्स ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 6 और 1 7/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/2, और हमें क्या करना है यहाँ पर समकोण रखना है। तो समकोण कितना है हमारा 90। करिए सॉल्व इसको।
2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 90 दूनी 45, तो 45 हो जाएगा और ये हो जाएगा 45 और मल्टीप्लाई कितने से 7 से कर लीजिए, अलग ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 पंजे 35 का 5, कैरी कितना हुआ 3 और कितना हो जाएगा 7 चौक 28 और 3 कितना होता है 29, 30 और 1 31, तो ये हो जाएगा 315 डिग्री। ये तो यहाँ पर आ रहा है सही। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। थर्ड में देख लेते हैं कितना, 2 समकोण बराबर कितना दिया हुआ है 190 डिग्री। तो हमें क्या करना है 2 समकोण मतलब 2 की गुणा 90 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 180 डिग्री। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। यहीं पर ऑप्शन 4 भी हम चेक कर लेते हैं, कितना है 2 सही 1/2। तो पहले तो हम इसके मिक्स ओपन करते हैं, ये मिश्र रूप में लिखा हुआ है, 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, समकोण दिया हुआ है तो 90 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर वही 90 दूनी 45 डिवाइड कर देंगे तो 90 दूनी 45 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 5 × 45। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, लिखिए आंसर इसका। 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगे 2 और 5 चौक 20 और 2 22, ये आ रहा है हमारा 225, ठीक है डिग्री। तो ये भी हो जाएगा गलत। तो ये हमें यहाँ पर क्लियर हो गया है, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये भी रॉन्ग है, सेकंड वाला जो दिया है वो भी रॉन्ग आया और जो आया थर्ड वाला ये आया ये भी रॉन्ग आया। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। थर्ड वाला गलत है, फोर्थ वाला गलत है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ गलत है, तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये राइट है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। बहुत क्लियर सा सिंपल सा सवाल था। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ पहले देख लेते हैं। एक सीट आयताकार बना लेते हैं, कैसी है ये आयताकार सीट है। यहाँ पर कितना है, यहाँ की जो लंबाई है ये 12 है, यहाँ पर जो लंबाई है ये 12 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। कोने से एक वर्ग काटा हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी कितना ये काटा गया है 3 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। तो अगर ये इधर से 3 कम हो रहा है तो ये इधर से भी 3 कम हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना कम हो रहा है, टोटल इससे कम कितना हिस्सा हो रहा है, इससे कम हो रहा है 3 और 3 6, तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 6 सेंटीमीटर बचेगी हमारे पास लंबाई। और अब देख लेते हैं हम, यहाँ से भी 3 कम है और यहाँ से भी 3 कम है, तो कितना बचेगा बराबर क्या बचता है यहाँ पर, चौड़ाई कितनी बच जाएगी 8 माइनस 3 और 3 6, बराबर कितनी हो जाएगी 8 से 6 माइनस करते हैं तो 2 सेंटीमीटर। ये क्या बचेगी हमारे पास, ये बचती है चौड़ाई। अब जो नया आयताकार सीट है वो कैसी बनती है, वो कुछ नई जो आयताकार सीट बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है। तो ये जो ऊंचाई हो जाती है इसकी कितनी रहेगी 3, ये तो 3 ही रहेगी, और जो लंबाई आई है नई वो 6 हो जाएगी, और यहाँ पर ऊंचाई कितनी आई है ये 2 सेंटीमीटर आई है, तो ये 2 रहेगी, ठीक है। तो जो अब आपको बताना क्या हमें इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आयताकार सीट का जो बचती है। तो कितना हो जाता है, ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 होता है यहाँ पर LB प्लस कितना BH और प्लस कितना रहता है LH। ये फॉर्मूला हमारा हो जाता है आयताकार सीट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है क्या क्या दिया हुआ है, L बराबर कितना 6 और यहाँ पर कितना B बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है हमें 2, और C बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर हमें, यहाँ पर दिया हुआ है 3, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको, फॉर्मूले में ये वैल्यू रख लेते हैं और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो 2 और यहाँ पर कितना L की वैल्यू कितनी है शुरू में जो दी हुई है 6 है, और मल्टीप्लाई बाई B की वैल्यू कितनी है 2 प्लस B की वैल्यू कितनी है 2 और H की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, यहाँ पर ये H है, H की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, H की वैल्यू दी हुई है 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस यहाँ पर L की वैल्यू कितनी है 6 और H की वैल्यू कितनी है यहाँ, H की वैल्यू यहाँ पर 3, करते हैं मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 2 ऐसा ही रहेगा, पहले अंदर ही कर लेते हैं, 6 2 जा 12 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 6 3 जा 18, करते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, करिए इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और 12 कितना हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 36, और ब्रैकेट के बाहर कितना लिखा हुआ है हमारे पास 2, तो क्या करते हैं इस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा कितना 36 दूनी 72, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हमें यही बताना था, बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है, और ये CTET में इस टाइप का क्वेश्चन 100% आता ही आता है, हर सेट में देखने के लिए मिलेगा आपको। चलिए इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है, और आपको अगर मैथ की और प्रिपरेशन करनी है तो मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो